जय हिंद दोस्तों। अजित डोवल जी ने बांग्लादेश के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र को दिल्ली के अंदर ऐसा क्या बोल दिया कि जैसे ही वो बांग्लादेश लैंड हो गया सीधा वहाँ से कतर चला गया अपने जो सीआईए हैं, जो उनके पापा हैं, उनसे मिलने के लिए। और 12 टेरर कैंप्स जो हैं बांग्लादेश के अंदर, क्या भारत उसके अगेंस्ट कुछ एक्शन लेने वाला है? हड़बड़ा के बांग्लादेश ने ऑलरेडी उसमें से एक कैंप के ऊपर एक्शन लिया है। और इतना ही नहीं, इजराइल के नेतान्याहू ने तीसरी बार इस साल भारत का ट्रिप कैंसिल कर दिया है, ये बोल के कि सिक्योरिटी थ्रेट है भारत के अंदर इस समय। और चाइना जो है, कल अरुणाचल प्रदेश को लेके जो हमारे सिटीजन को परेशान किया, उसने अब वापस भारत के खिलाफ बोलना स्टार्ट कर दिया कि भाई अरुणाचल प्रदेश जो है वो चाइना का पार्ट है। अचानक चाइना को क्या हो गया वापस। और भारत ने 2 बड़े नोटैम इशू कर दिए हैं। दिल्ली के आसपास के इलाकों के पास एक एयर नोटैम इशू किया है और एक मिसाइल टेस्ट करने वाला है। जैसे ही चाइनीज़ 3 शिप्स अपना तेल बर्बाद करके वापस जा रही थी, हमारा नोटैम जब कैंसिल हो गया था जो आज था, अब भारत ने वापस ये नया नोटैम स्टार्ट इशू कर दिया है मिसाइल टेस्ट के लिए। और बहुत सारे आज अपडेट्स हैं भारत को लेके, बांग्लादेश, पाकिस्तान को लेके। और मोदी जी आज अयोध्या में थे, फिर कुरुक्षेत्र में थे। लोगों का ये मानना है कि कुछ बड़ा होने वाला है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और बहुत सारे अपडेट्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे आज। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं जियो पॉलिटिक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। कि उसे इतिहास में, भूगोल में रहना है कि नहीं रहना। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात बोलना चाहता हूं कि अजित डोवल जी की मीटिंग जो हुई बांग्लादेश के खलीलुर रहमान के साथ दिल्ली में, उस मीटिंग में माना जा रहा है कि अजित डोवल जी ने उनको बोला कि भाई बांग्लादेश के अंदर इस समय 12 टेरर कैंप हैं और वो जो टेरर कैंप हैं वो चिटागोंग हिल ट्रैक और रंगपुर के डिवीजन के पास है। ये 12 टेरर कैंप को अगर आपने डिसमेंटल नहीं किया तो हमें जो करना है वो हम करेंगे। माना जा रहा है ऐसी कुछ कॉन्वर्जेशन हुई है। अब इसके बाद में जैसे ही ये बंदा लैंड होता है बांग्लादेश में, तुरंत वो फ्लाइट पकड़ के चला जाता है कतर। और कतर में जाके ये जो रहमान जो है, अब वहाँ 3 दिन तक रहेगा, आज से लेके 3 दिन तक रहेगा। और वहाँ पे डीप स्टेट के लोगों से मिलेगा, जो उसका जो आका है। देखिए, यूनस की जो गवर्नमेंट है वो डीप स्टेट ही लेके आई है, राइट, सीआईए ही लेके आई है। तो वहाँ पे जाके वो उनसे मीटिंग करने वाला है। अब माना जा रहा है कि ये जो 12 कैंप में से हड़बड़ा के, ठीक है, बांग्लादेश ने ऑलरेडी कोमिला डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो त्रिपुरा के पास है, ऑलरेडी बांग्लादेश की आर्मी को इंटेलिजेंस चीफ ने वहाँ बोला है कि भाई भारत को दिखाने के लिए भाई कुछ कर लो वहाँ पे। हम भारत को बोलेंगे कि भाई हमने भी कुछ एक्शन लिया है, ताकि भारत हमको तुरंत तो अटैक नहीं करेगा। ये मेरी थियरी है, ये उन्होंने बोला नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये पक्की खबर है कि कोमिला डिस्ट्रिक्ट के अंदर बांग्लादेश आर्मी को बोला गया भाई एक टेरर कैंप जो है इसको कुछ दिखाने के लिए कुछ एक्शन ले लो, ताकि हम कुछ भारत के सामने बचा पाए खुद को। तो ये जो बात है बांग्लादेश के खिलाफ, तो क्या भारत बांग्लादेश के ऊपर कोई कार्रवाई करने वाला है? क्या सर्जिकल स्ट्राइक या कोई और एक्शन होने वाला है? देखिए, बहुत बार हम चिकन स्नैक की बात करते हैं, लेकिन जो चित्तगोंग हिल ट्रैक जो है भारत के लिए वो इक्वली इम्पॉर्टेंट है। मिज़ोरम और त्रिपुरा जो है वहाँ से हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है ये चित्तगोंग हिल ट्रैक। तो यहाँ पे बांग्लादेश को लेके ये बड़ी सी डेवलपमेंट हुई है। बाय द वे एक बात बता दो, ये जो बांग्लादेश का एनएसए है ये 3 बार जा चुका है। मई महीने में जा चुका है, जुलाई महीने में जा चुका है और फिर अगस्त के महीने में जा चुका है। आज चाइना ने रिस्पॉन्ड किया, भारत ने एक स्ट्रॉन्ग डिमार्च इशू किया था
जो भारत के अरुणाचल प्रदेश के सिटीजन को चाइना ने जो हैरेस किया था एयरपोर्ट में। चाइना आप बोल रहा है भाई अरुणाचल प्रदेश तो इलीगली भारत ने कब्जा किया है। जंगनन जो चाइना बोलता है उस इलाके को बोलता है भाई वो तो चाइना का है और हमने कोई गलत काम नहीं किया। तो चाइना जो है इस समय भारत को आंख दिखा रहा है। मोदी जी एससीओ समिट के अंदर जाके मिल के आए, जी जिनपिंग के साथ फ़ोटो वगैरह खिंचाया, लेकिन चाइना की हमेशा से ही ये आदत रही है कि वो डबल गेम खेलता है। तो यहाँ पे ये उसने बोला, लेकिन मेरी इसमें एक राय ये है कि भारत को सरप्राइज़ नहीं होना चाहिए। चाइना का तो हमेशा से ही ये स्टांस रहा है। इट्स जस्ट दैट इस समय चाइना ने ये मैसेज पहुंचाने की जो इंटेंशन है वो क्यों किया, वो हमें सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि इस समय एक और बड़ी डेवलपमेंट भी हो रही है। चाइना का एक जासूस जो है यूपी और नेपाल बॉर्डर में अरेस्ट हो गया है। और ये जो जासूस है, माना जा रहा है कि ये जासूस है, ये रुपाईधिया चेक पोस्ट जो है, जो बहराइच डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ पे हमारे सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के लोगों ने अरेस्ट कर दिया ली क्विंग को। और ये बंदा पाकिस्तान जाके आया। जी हाँ, पाकिस्तान जाके आया है ये बंदा। और फिर यहाँ पे उसके पास 3 फ़ोन्स थे और वो वीडियोस निकाल रहा था मिलिट्री साइट्स जहाँ जहाँ हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस का। तो माना जा रहा है कि ये चाइना का जासूस है। और इस टाइम पे ये जासूस का पकड़ा जाना, जब चाइना अपने जासूस करने के लिए शिप्स भेज रहा है, प्लस ये हरकत भी कर रहा है, हमको इन सब चीज़ों को अगर हम कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे सीन कुछ चल रहा है यहाँ पे। अब बेंजामिन नेतन्याहू जो इजराइल का प्राइम मिनिस्टर है, वो तो हमेशा माना जाता है कि मोदी जी का खास दोस्त है। अब इस साल तीसरी बार उसने अपना विजिट कैंसिल किया है। अगले महीने वो आने वाला था भारत के अंदर, पुतिन के विजिट के कुछ ही दिन बाद वो आने वाला था। तीसरी बार इस साल उसने अपना विजिट कैंसिल किया है। इस साल वो अप्रैल में आने वाला था, फिर उसके बाद में माना जा रहा है वो सितंबर में आने वाला था। वो दो बार वो कैंसिल कर चुका है। अब दिसंबर की उसकी जो ट्रिप है उसको भी उसने कैंसिल कर दिया। और जैसे ही उसने ये कैंसिल किया, इजरायली मीडिया ने बोला कि भाई दिल्ली के अंदर ब्लास्ट हो गए हैं। इसके लिए इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसीज को रिपोर्ट है कि भारत के अंदर इस समय कुछ और अटैक्स भी हो सकते हैं, खतरा है, इसलिए वो नहीं आ रहे हैं, ऐसा इजरायली मीडिया ने बोला था। लेकिन इसके तुरंत बाद आज एक क्लैरिफिकेशन भी आया कि भाई नहीं ऐसा कुछ नहीं है, दिल्ली अटैक की वजह से नहीं है, कुछ और रीज़न है। तो दोस्तों यहाँ पे 2-3 थियरीज हैं कि इजराइल का प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं आ रहा है भारत में। मैं एक और बात भी आपको बोल दूं, मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया और पता लगाया कि भाई इस साल नेतन्याहू और मोदी जी के सिर्फ 2 फ़ोन कॉल हुए हैं, पिछले साल 3 हुए थे। पिछले साल वो ज़्यादा बार मिले थे, इस साल वो एक भी बार नहीं मिले। तो देखिए, दोस्ती यारी वगैरह ठीक है, डिप्लोमेसी भी ठीक है, क्योंकि अभी हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी चल रहा है इसराइल के साथ। लेकिन कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप का क्या ये प्रेशर तो नहीं कि भाई अभी अभी उसने नेतन्याहू को के ऊपर जो केस लगी हुई है उसको वापस लेने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने एक लेटर भेजा था इसराइल पार्लियामेंट को। तो कहीं डोनाल्ड ट्रंप ऐसा तो नहीं बोल रहा है कि भाई तू जाके वहाँ पे मोदी जी के पास जाके फ़ोटो मत खिंचाओ, तुम मेरे कैंप में है। कहीं ऐसी कोई बिहाइंड द सीन चीज़ तो नहीं चल रही है। इसको हमें ध्यान में रखने की ज़रूरत है। इस समय इजराइल जो है, एक और चीज़ है, पाकिस्तान के साथ कोऑपरेट कर रहा है हमास के साथ लड़ने के लिए। जो गाज़ा का पीस डील जो चल रहा है, सो कॉल्ड पीस डील चल रहा है, वहाँ पे 10,000 पाकिस्तानी ट्रूप्स वहाँ जाएंगे और माना जा रहा है वो हमास से लड़ेंगे। और वो न्यूज़ भी तो आया था ना कि $100 मिल रहा है पाकिस्तानी ट्रूप्स को। हालांकि मैं नहीं मानता हूँ सच है, लेकिन ट्रूप्स तो जाने की बातें तो कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या कुछ नई एंगल, जियोपॉलिटिकल एंगल डेवलप हो रही है। हालांकि मुझे लगता नहीं है कि भारत और इजराइल का जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसको ये जो टैक्टिकल चीज़ कुछ डिसरप्ट करेगा, क्योंकि अभी अभी हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है, मतलब हम साइन कर रहे हैं हम। और इनफैक्ट अभी पीयूष गोयल जी इसराइल के मिनिस्टर्स के साथ मिल रहे हैं, तो काफ़ी डीपर कोऑपरेशन हमारा इसराइल से चल रहा है। और अभी इसराइल की जो राफेल डिफेंस टेक्नोलॉजी जो है उसके साथ, उससे हम ड्रोन्स भी तो ले रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत बड़ा यहाँ पे हुआ है, बट थोड़ा सा अजीब चीज़ है जो हमें नोट करना चाहिए, यहाँ पे नज़र रखनी चाहिए हमें। दिल्ली ब्लास्ट को लेके एक और अपडेट सामने आई है आज के हमास की स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे थे ये जो आतंकवादी।
एक रिपोर्ट आई है जहां पे हमास के जो लीडर्स हैं वो उन्होंने पीओके विजिट किया था फरवरी के महीने में। अब फरवरी के महीने में उन्होंने जब पीओके विजिट किया था, उस टाइम पे जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा के लोगों को उन लोगों ने ट्रेनिंग दिया, हमास के लोगों ने ट्रेनिंग दिया कि कैसे वाइट कॉलर, देखिए गाज़ा के अंदर जो डॉक्टर्स और जर्नलिस्ट हैं वो बहुत सारे टेररिस्ट थे, और वही चीज़ को भारत के अंदर रेप्लिकेट करने के लिए हमास ने लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद को ट्रेनिंग दिया पीओके के अंदर फरवरी के महीने में। और वही ट्रेनिंग लेके वही लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद ने ये डॉक्टर्स को बताया कि भाई कैसे आप लोग वेपन्स वगैरह रख सकते हो लॉकर में, कैसे ट्रांसफ़र वगैरह करना है, क्या नहीं क्या। तो वो सारी ट्रेनिंग यहाँ पे हमास का लिंक जो है, और माना जा रहा है कि टनल्स भी कैसे खोदना है वो भी सिखाया जा रहा है जैश ए मोहम्मद के द्वारा कश्मीर के अंदर। जी हाँ, बिल्कुल हमास की स्ट्रैटेजी है, और भारत को बहुत ही चौकन्ना होना चाहिए, क्योंकि अक्टूबर 7 जो इजराइल में हुआ था जहाँ पे सिविलियंस को किडनैप करके बॉर्डर के अंदर लेके गए थे। आप सोचिए इजराइल जैसी जगह पे ये होता है, हमारे यहाँ पे जम्मू में कितने सारे गांव हैं जो एलओसी में है। वो बात अलग है, हमारे ट्रूप्स उनको ठोक देंगे और जिंदा जला देंगे उन लोगों को, लेकिन हमें यहाँ पे सतर्क रहने की ज़रूरत है क्योंकि काफ़ी बड़ा और लंबा बॉर्डर है। एक और कंसर्निंग डेवलपमेंट है, आज टॉप सऊदी जनरल्स जो हैं वो पाकिस्तान लैंड हो चुके हैं, और वो आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ के साथ मीटिंग कर रहे हैं। ये मीटिंग आज हो रही है। सऊदी से मिलिट्री के जो मिलिट्री लीडर्स हैं वो इस समय पाकिस्तान के अंदर हैं। आपको याद दिला दो, ऑलरेडी उनकी एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हो चुकी है, और इस टाइम पे जब भारत, माना जा रहा है कि भारत रिस्पॉन्ड करेगा, उस टाइम पे सऊदी के लोगों का, जो मिलिट्री के लोगों का वहाँ होना इस्लामाबाद के अंदर एक भारत के लिए एक स्ट्रेटेजिक कंसर्न तो है कहीं ना कहीं, क्योंकि ये लोग इंटेलिजेंस शेयरिंग, जॉइंट ट्रेनिंग प्रोग्राम, डिफेंस इंडस्ट्री कोलैबोरेशन, रीजनल सिक्योरिटी कंसर्न्स में भी बातें कर रहे हैं। देखिए 4 पॉइंट्स पे यहाँ पे डिस्कशंस हो रही हैं। एक्सपैंडेड मिलिट्री कोऑपरेशन, जॉइंट एक्सरसाइजेस, ट्रेनिंग वगैरह, काउंटर टेररिज्म अलाइनमेंट, जहाँ पे मुझे लगता है सऊदी अरेबिया ही लेके आएगा पाकिस्तान को वहाँ पे काम करने के लिए। रीजनल सिक्योरिटी बैलेंसिंग, अब ये रीजनल सिक्योरिटी बैलेंसिंग मतलब ये रीजन के अंदर भारत ही तो एक बहुत बड़ा देश है, तो यहाँ इसका मतलब ये भारत को लेके भी यहाँ पे कुछ तो यहाँ पे यूएस, सऊदी अरेबिया, कुछ तो यहाँ पे डिस्कशंस चल रही हैं पाकिस्तान के साथ में। तो ये एक, और देखिए मतलब मैं ऑलमोस्ट ये चीज़ को कवर कर रहा हूँ, डेली अपडेट्स दे रहा हूँ। बांग्लादेश पाकिस्तान के बीच में डेली कोऑर्डिनेशन हो रहा है। आज भी इनफैक्ट एक और अपडेट है, मतलब, और पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बीच में भी अब डेली यहाँ पे कुछ ना कुछ चल रहा है। इनफैक्ट टर्की के जो नेगोशिएटर्स हैं वो इस समय पाकिस्तान के अंदर वापस अब बोल रहे हैं कि आ सकते हैं अफ़गानिस्तान के साथ मीडिएशन के लिए। तो पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, टर्की और कतर, ये 3 कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, और यूएस जो है, अंकल सैम जो है, वो पीछे से एक थ्रस्ट दे रहा है। तो ये डेफिनेटली एक रेड फ्लैग है। देखिए वैसे तो मैं डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के बारे में इस चैनल में बात नहीं करता हूँ, मैं प्रेफर करता हूँ ना करूँ, लेकिन मुझे बोलना पड़ेगा क्योंकि ये बॉर्डर स्टेट है। ममता बनर्जी ने आज बोला है कि भाई अगर आप एसआईआर कराएंगे बंगाल के अंदर, मुझे टारगेट करेंगे तो मैं पूरी देश को हिला के रख दूंगी। तो अब ये थ्रेट के पीछे उनका इंटेंशन क्या था ये मुझे नहीं पता, लेकिन इस समय जो एक्चुअल थ्रेट है नॉर्थ ईस्ट के अंदर, वेस्ट बंगाल जो है इस समय भारत के लिए एक बहुत ही क्रिटिकल स्टेट है। और ऐसे क्रिटिकल टाइम पे एसआईआर जब हो रहा है, गांव के गांव खाली हो रहे हैं वेस्ट बंगाल से और वो लोग वापस बांग्लादेश जा रहे हैं। ऐसे टाइम पे, इतने क्रूशियल टाइम पे, जब वहाँ पे पाकिस्तान के आईएसआई के लोग बंगाल के बॉर्डर के आसपास मंडरा रहे हैं, और मुशीराबाद के अंदर तो पकड़े भी गए हैं आईएसआई के लोग, ऐसे टाइम पे ऐसी बयानबाजी, और जो वेस्ट बंगाल में जो इलेक्शन अभी हो रहे हैं 4 महीने के अंदर, ये काफ़ी डेंजरस चीज़ है दोस्तों, क्योंकि अगर हमने इसको अभी हैंडल नहीं किया सही तरीके से, हमारे जो दुश्मन हैं वो इसका फ़ायदा उठा सकता है। तो ये नेशनल सिक्योरिटी के रिलेटेड इशू है, ये डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के रिलेटेड अब इशू नहीं है। घुसपैठ जो हैं उनको अगर आधार कार्ड दिया जा रहा है, और अगर वो वोट
कर पा रहे हैं, अगर ऐसा एविडेंस मिलता है इलेक्शन कमीशन को, तो एज अ डेमोक्रेसी हमारा हक बनता है कि हम अपने नेशनल सिक्योरिटी को माइंड में रखते हुए इसका कोई इलाज करें। और कंगलू जो हैं वो भिखारी ही है, एक बार ना बोलने के बाद भी बार बार चले आते हैं। वापस बांग्लादेश ने एक रिक्वेस्ट भेजा है कि शेख हसीना को एक्स्ट्राडिट कर लो। अरे अगर नहीं दिया तो क्या कर लोगे? यही तो बोला था अजित डोवल जी ने, नहीं दिया तो क्या कर लोगे? तो उसका कुछ नहीं बोल रहे हैं, रिक्वेस्ट पे रिक्वेस्ट दिया जा रहा है, एक्स्ट्राडिशन के लॉयर्स को बुलाया जा रहा है। आज राम मंदिर का ध्वजारोहण हुआ, वहाँ पे मोदी जी गए, और बहुत लोगों का ये मानना है कि आज बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है, इसके बाद में क्या भारत कुछ कर सकता है। देखिए, ये ध्वजारोहण के बाद में मोदी जी हरियाणा गए, और हरियाणा के कुरुक्षेत्र जहाँ पे महाभारत हुआ था, वहाँ पे मोदी जी ने महाभारता अनुभव केंद्र में गए, और वहाँ पे इनफैक्ट आज शहीदी दिवस भी है। गुरु तेज बहादुर जी, श्री गुरु तेज बहादुर जी, जिन्होंने अपना सेक्रीफाइस दिया अपने धर्म को बचाने के लिए, मोदी जी ने उनकी भी बात की आज। तो कुरुक्षेत्र और राम मंदिर, ये दो लोकेशंस, अयोध्या और कुरुक्षेत्र, ये दो लोकेशंस में मोदी जी थे। क्या इसकी कोई सिंबॉलिक मैसेजिंग है? क्या इसकी कोई सिंबॉलिज्म है? देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने अपना अपना धर्म निभाने के लिए कहा था अर्जुन से, लड़ने के लिए कहा था, युद्ध लड़ने के लिए कहा था। और जो कुरुक्षेत्र का जो लोकेशन है, और मोदी जी ने ये भी कहा कि बलिदान की भी यहाँ पे बात दी है धर्म के लिए। तो सैक्रिफाइस भी देना पड़ता है, युद्ध में सैक्रिफाइस भी देना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे ही सब हित में होगा। तो क्या यहाँ पे कुछ सिंबॉलिज्म है? 28 नवंबर को बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस होने वाला है, जहाँ पे अभी 2 दिन के अंदर अजित डोवल जी, मोदी जी, अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी और सारे पुलिस चीफ, पूरे भारत से सारे पुलिस चीफ, आईबी चीफ, सब सिलीगुड़ी कॉरिडोर में जो मीटिंग हुआ वो कुछ भी नहीं है, ये उससे 100 गुना बड़ा मीटिंग होने वाला है रायपुर के अंदर। और माना जा रहा है कि उस मीटिंग के अंदर इस साल, वैसे ये हर साल होता है, ये कोई इमरजेंसी नहीं है ये मीटिंग, लेकिन माना जा रहा है इस साल ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अब जिस सिचुएशन में है नेशनल सिक्योरिटी को लेके, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, भारत कर्नाट जी को मैं थोड़ा बहुत फॉलो करता हूँ, स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट है, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है, वो आप जाके उनके साइट में पढ़ सकते हैं। लेकिन बेसिकली ये, मैं भी ये बात मानता हूँ कि पुतिन जो अभी भारत आ रहे हैं, आई थिंक 4 तारीख, ऑफिशियली तो डेट नहीं आया, लेकिन 4th और 5th को आ रहे हैं, ये तो 4th 5th 6th में आ रहे हैं। तो ये ट्रिप के अंदर भारत को एक डिसीजन लेना होगा। अब वो डिसीजन क्या है? देखिए, बात यहाँ पे ये है कि भारत ने पिछले नहीं बोल के 1-2 महीने के अंदर यूएस को बहुत ज़्यादा भाव दिया है। जी हाँ, ट्रंप की ये बदतमीजी के बाद भी भाव दिया है हमने। जब ऑलरेडी 90 जो पुराने जनरल इलेक्ट्रिक के इंजन्स उन्होंने डिलीवर नहीं किए थे, उसके बाद में भी 100 से ज़्यादा इंजन्स के ऑर्डर दे दी, ठीक है। और हमने P8 का भी ऑर्डर वापस देने की बात की, और उसके अलावा अब हम जेवलिन मिसाइल्स और कुछ और चीज़ें भी हम खरीद रहे हैं, और कुछ नए डिस्कशंस भी चल रहे हैं। और पुतिन ने जब भारत को सुखोई 57 का फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र ऑफर किया, फिर हमारे जो राजनाथ सिंह जी हैं, उन्होंने इंटरव्यू में ऐसा कुछ कंफर्म नहीं किया कि भाई हम इंटरेस्टेड हैं, नहीं है। तो पुतिन को हमने अभी तक सुखोई 57 में लटका के रखा है। तो भारत को इस समय पुतिन को एक मैसेज देने की ज़रूरत है, भाई हम हैं तेरे साथ, हम लेंगे माल, लेंगे रशियन माल भी। और जो बैलेंसिंग एक्ट करते करते हम ट्रंप को, देखो ट्रंप को आप जितना दोगे वो कम है, आप उसको उंगली दोगे वो हाथ खींच लेगा। तो ट्रंप को उंगली दोगे वो हाथ खींच लेगा, लेकिन इसलिए हमें पुतिन के साथ, इन्होंने भारत कर्नाट जी ने भी लिखा, और ये मेरा भी ये मानना है कि भाई हमें पुतिन के साथ इस समय एटलीस्ट रशिया एकमात्र, देखिए हमारा जो मेन जो वर्क हॉर्स फाइटर जेट क्या है, सुखोई 30, राइट, वो तो रशिया का है, ठीक है। राफेल तो अभी अभी आया है यार, थोड़े क्वांटिटी में, 36 क्वांटिटी में। तो सुखोई 30, हमारा पूरा एयरफोर्स रशियन इक्विपमेंट में अभी फ़िलहाल डिपेंडेंट है।
तो इस पे कोई डिबेट ही नहीं होना चाहिए कि सुखोई 57 हमें लेना चाहिए कि नहीं। एएमसीए जो है वो यूएस जानबूझ के एएमसीए को डिले करेगा, ठीक है। और फ्रांस के साथ जो इंजन का डील है साफरन, उसमें बहुत टाइम लगने वाला है, 10 साल तो किधर नहीं गए। तो क्या चाइना रुकने वाला है क्या आपके लिए 10 साल तक? तो जो लोग ये बोलते हैं कि भाई रशियन इक्विपमेंट का क्वालिटी अच्छा नहीं है, ये नहीं है, मेरा उनसे सिर्फ एक ही सवाल है, अगर ये नहीं तो आपके पास और क्या ऑप्शन है? आपके पास कोई और ऑप्शन है तो बता दो ना, कुछ कहीं कुछ और ले लेंगे ना कोई। देखो हम बहुत ओपन माइंडेड लोग हैं, कुछ और है तो बता दो। लेकिन फालतू में ऐसा नहीं बोलने का कि भाई हम ये भी नहीं करेंगे वो भी नहीं करेंगे और बीच में रहेंगे, ना इधर के ना उधर के, वो नहीं होना है भारत को। भारत को यहाँ पे कमिटमेंट चाहिए। और जो आई डोंट नो जी का डील क्यों किया भारत ने, लेकिन भारत को पुतिन के साथ यहाँ पे कुछ सॉलिडिफाई करना चाहिए। और वही डिफेंस फ्रेमवर्क हमने साइन किया, फिर अभी जाके हमारे नेवी चीफ भी जाके मिलके यूएस में थे। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा स्ट्रेटेजिक बैलेंसिंग आप बोल सकते हैं उसको, लेकिन एक स्ट्रेटेजिक कंफ्यूजन भी पैदा करता है हमारे जो टाइम टेस्टेड एलाई के साथ, पुतिन जो है, रशिया जो है। तो सवाल ये उठता है अभी यहाँ पे हमारा जो नेबरहुड, और मैंने अपडेट्स कवर किए हैं, लेकिन उससे पहले मैं ये बोल दूं कि हमारा जो नोटैम जो है दिल्ली के पास पूरा 1 महीना रहने वाला है। 1 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर तक नोटैम रहने वाला है दिल्ली के आसपास वाले इलाके में। तो यहाँ पे वापस क्या प्लानिंग चल रही है वो हमें देखना पड़ेगा। क्या कुछ नया एक्सरसाइज यहाँ पे चल रहा है या पुतिन की सिक्योरिटी के लिए? उपेंद्र द्विवेदी जी जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं वो श्रीलंका विजिट करने वाले हैं 1 और 2 को। और हाँ, आज तो बहुत शॉकिंग न्यूज़ सामने आई है कि यूक्रेन जो है अचानक वो बोल रहा है कि भाई मैं पीस डील एक्सेप्ट कर रहा हूँ, बोल रहा है विथ माइनर डिटेल्स। बट रशिया की तरफ से कोई वर्ड आया ही नहीं। इनफैक्ट मुझे लग रहा है रशिया भी शॉक हो गया कि भाई अचानक क्या हो गया। अब ये जो खबर है कि भाई यूक्रेन ने पीस प्रपोजल जो है जहां पे जमीन देना पड़ेगा उसको, वो कैसे एक्सेप्ट कर लिया, तो ये एक डेवलपिंग स्टोरी है, मैं इसको क्लोजली ट्रैक करूंगा। आज पाकिस्तानी आर्मी जो है वो उन्होंने अफगानिस्तान के अंदर के 3 इलाकों में अटैक किए, और उसके बाद में अब जो ये आर्म्ड फोर्सेस जो हैं, आर्म्ड फोर्सेस वो बोल रहे हैं कि भाई हमने तो किया ही नहीं अटैक। तो क्या भूत ने किया है? अगर उसने नहीं किया तो 3 जगहों पे उन्होंने आर्टिलरी फायरिंग की है, और तालिबान ने अब रिस्पॉन्ड करने का डिसीजन लिया है। ये उस टाइम पे हो रहा है जब पीस नेगोशिएशंस चल रहे थे। और अभी देखिए, माना जा रहा है कि जो तालिबान का फाइनेंस मिनिस्टर इस समय भारत के अंदर है, बाय द वे उस पर भी मैं आता हूँ, बाय द वे मुझे वो अपडेट करना था आप लोगों को, ये अपडेट रह गया आप लोग बताना, पहले बताना था। अफगानिस्तान ने अभी भारत को, अफगानिस्तान के अंदर $1 ट्रिलियन का मिनरल्स हैं, और रेयर अर्थ मिनरल्स भी हैं, लिथियम है, गोल्ड है, और उसने पूरा इनवाइट किया है। और ये वो लाहौरी चूर्ण नहीं है जो आसिम मुनीर ने $6 ट्रिलियन का ट्रंप को दिया, जो डेलेबर का भी नहीं है उनके पास रेयर अर्थ मिनरल बलोचिस्तान के अंदर, ये वो वाला नहीं है। ये अफगानिस्तान के अंदर प्रॉपर $1 ट्रिलियन का है। और ये तो खुद पेंटागन और यूएस जियोलॉजिकल सर्वे की स्टडी ने बोला है $1 ट्रिलियन। पेंटागन और यूएस जियोलॉजिकल सर्वे ने बलोचिस्तान में $6 ट्रिलियन जो पाकिस्तान आर्मी ने बोला है वो है ही नहीं करके बोला था ना, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था। अब ये सेम पेंटागन और यूएस जियोलॉजिकल सर्वे ने बोला है, और वो $1 ट्रिलियन का मिनरल्स का एक्सेस भारत को मिल रहा है। लिथियम, कॉपर, आयरन, गोल्ड, रेयर अर्थ मिनरल्स, बैटरीज बनाने के लिए भारत को अब अफगानिस्तान के साथ ये पार्टनरशिप चल रहा है। हालांकि एक बात मैं बता दूं, एसोचैम ने बोला है कि भाई इसमें टाइम लगेगा, क्योंकि पहले हमें सर्वे वगैरह करना पड़ेगा। रेयर अर्थ ऐसी तो रेत तो नहीं है ना कि आपने रेत के बंदर में जाके उठा लिया, ऐसा थोड़ी होता है। और 5 साल तक का टैक्स एग्जेम्पशन भी दिया है अफगानिस्तान ने कुछ सेक्टर्स को, ठीक है, भारत के बिजनेसमैन को। और कुछ सेक्टर्स में सिर्फ 1% का टैरिफ दिया। तो अफगानिस्तान के साथ मेजर ट्रेड डील्स यहाँ पे भारत का हो रहा है, और अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ अपना ट्रेड बंद कर रहा है। 1000 से ज़्यादा फैक्ट्रीज बंद हो चुकी है पाकिस्तान के अंदर, केपीके के अंदर। और फार्मर्स जो हैं प्रोटेस्ट करने के लिए अपनी खेतें जो हैं जला रहे हैं पाकिस्तान के अंदर इस समय। तो बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है पाकिस्तान का यहाँ पे। और अब तालिबान ने बोला है कि भाई हम लोग रिस्पॉन्ड करेंगे।
पाकिस्तान ने जो 3 अटैक्स किए हैं उसको हम रिस्पॉन्ड करेंगे, ऐसा तालिबान ने बोला है। तो यहाँ पे पाकिस्तानियों ने उस टाइम पे ये अटैक्स किए जब उनका फॉरेन मिनिस्टर भारत में, सॉरी उनका फाइनेंस मिनिस्टर था। पिछली बार पाकिस्तान ने कब अटैक किया था? जब उनका फॉरेन मिनिस्टर भारत में आया था। इस बार पाकिस्तान ने वापस अटैक किया, तो इसका मतलब ये पाकिस्तान की सोची समझी अटैक है, एक मैसेज देने के लिए अफगानिस्तान को। लेकिन तालिबान जो है ना, कुटाई करेंगे अब पाकिस्तान की। ये वो लोकेशंस हैं जो मैं आपको बता दूं, दुरन लाइन के पास कोस्ट और पख्तिका में हुआ है। यूनुस मियाँ कंगलू, कंगलुओं का राजा यूनुस मियाँ महाकंगलू, वो कॉमनवेल्थ सेक्रेटरी जो आई थी शिरली, उसको उसने वही घिसी पिटी गंदी सी बदबू वाली वो मैगजीन प्रेजेंट किया जहाँ पे भारत का नॉर्थ ईस्ट जो है उधर लिखा था। बाय द वे, मैंने आपको मेरे पिछले वीडियो में बताया था, हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज के अनुसार वो बुक के अंदर भारत का नॉर्थ ईस्ट का सो कॉल्ड इन्वेजन प्लान है। जी हाँ, और इन्वेजन के बाद में बांग्लादेश कैसे नॉर्थ ईस्ट को रन करेगा उसके डिटेल्स इस बुक के अंदर दिए हैं। ये हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज का मानना है, ये मैंने आप लोगों को बताया भी था एक वीडियो में। बेशर्मी की हद होती है। कनाडा के मीडिया वालों ने पन्नू जो है, गुरु पटवर्धन सिंह पन्नू, उसको अपने शो में बुलाया, न्यूज़ के शो में बुलाया, और वो उसने पीछे लिखा है कि भाई ना हिंदी, ना हिंदुत्व, ना हिंदुस्तान, ठीक है। और दिल्ली के आसपास के इलाकों में उसने पूरा खालिस्तान का, हिमाचल प्रदेश, ये वो पूरा येलो का मैप कर दिया। और कनाडा की CTV जो उनकी बहुत बड़ी ब्रॉडकास्टर है, कोई छोटा मोटा चैनल नहीं है कि मतलब कोई 100 लोग देखने वाला, उनका टॉप न्यूज़ चैनल ने ये पन्नू को आने दिया और जहर उगलने दिया भारत के खिलाफ। तो कनाडा भी डबल गेम खेलता है। और देखिए वहाँ पे भी एक तबका है, डीप स्टेट का तबका है जो ये हरकतें करता है, लेकिन दिस इज रिडिकुलस। रशियन ड्रोन्स जो हैं अभी इस समय मोल्डोवा और रोमानिया में देखे गए हैं। देखिए, मैंने मॉडर्न वॉरफेयर में देखा है ड्रोन्स का एयर स्पेस का वायलेट करना बहुत कॉमन हो चुका है। गुड न्यूज़ है बाय द वे भारत के लिए, श्रिम्प्स के एक्सपोर्ट्स जो हैं भारत के ऑलमोस्ट 20% बढ़ चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को धक्का पहुंचाने के लिए टैरिफ बढ़ाए थे ना श्रिम्प के लिए, 50% लगा दिया था ना उसने। हमारा श्रिम्प्स का एक्सपोर्ट्स 20% बढ़ा है इस साल बाय वैल्यू। तो डोनाल्ड ट्रंप फेल हो चुका है। एक यूएस इंटेलिजेंस रिपोर्ट के अनुसार एक निकला है कि भाई यूएई जो है वो चाइनीज इक्विपमेंट को सूडान में भेज रहा है। मतलब यूएई जो है चाइनीज इक्विपमेंट की स्मगलिंग कर रहा है। और यूएई जो है माना जाता है कि यूएस का एक एलाई है, राइट, सो कॉल्ड एलाई है। तो यूएई भी डबल गेम यहाँ पे खेल रहा है। तो सब लोग जियोपॉलिटिक्स में इस समय डबल गेम्स खेल रहे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार चाइना जो है अब वो प्रैक्टिस कर रहा है कि कैसे स्टार लिंक को, जो इलॉन मस्क की जो वाईफाई जो इंटरनेट प्रोवाइड करती है, उसको शट डाउन करे। इसके लिए चाइना ने, माना जा रहा है कि 935 हाई ऑल्टीट्यूड जैमिंग ड्रोन्स जो हैं वो डिप्लॉय किए हैं। 935 हाई ऑल्टीट्यूड जैमिंग ड्रोन्स, जिससे वो स्टार लिंक को ये कर सकता है, जैम कर सकता है। तो चाइना इस टाइम पे ये सारी चीज़ों में काफ़ी एडवांस लेवल पे काम कर रहा है। वैसे यूएई के साथ आजकल बहुत लोग नाराज़ है, तुर्की भी नाराज़ है। तुर्की ने अभी एक एलिगेशन लगाया कि भाई यूएई के अंदर जासूसी चल रही है टर्की के डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को लेके। तो उसने, टर्की ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट भी रिलीज़ किया है इसको लेके। एक बहुत ही अजीब सी इवेंट हुई आज दिल्ली में। बांग्लादेश हाई कमीशन जो है, आज एक्चुअली बांग्लादेश आर्म्ड फोर्सेस का डे था आज, तो उनकी जो एम्बेसी के अंदर आज जो हमारे इंडियन गवर्नमेंट के भी लोग मौजूद थे, तो उन्होंने भारत की तारीफ भी की कि भाई देखो भारत ने कैसा हमें हेल्प किया। तो कंगलू जो है अभी पूरी तरीके से आतंकवादी बना नहीं है, उसको बनाया जा रहा है एज वी स्पीक। एक रिपोर्ट के अनुसार INSTC जो है वो रशिया उसको फास्ट ट्रैक कर रहा है। अर्ली 2006 में INST स्टार्ट हो जाएगा, जहाँ पे बंदर अब्बास, मुंबई से लेके बंदर अब्बास से लेके बाकू से लेके मॉस्को तक का रास्ता और सेंट पीटर्सबर्ग का रास्ता स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, आज का जो अपडेट्स था यही था। लेकिन देखिए कुछ होने वाला है। अभी मोदी जी अयोध्या चले गए हैं, फिर कुरुक्षेत्र भी गए, अब आशीर्वाद तो उन्होंने ले लिया है। लेकिन
यहाँ पे हमें ये भी नोट करना पड़ेगा कि इस समय सऊदी अरेबिया के पूरा टॉप मिलिट्री चीफ वगैरह पाकिस्तान के अंदर हैं। बांग्लादेश वाला जब अजीत दोवल जी ने उनके उससे बात क्या की, उसकी फट गई और सीधा भाग गया अपने मामू के पास कतर में सीआईए के साथ मीटिंग करने के लिए। तो इजी टारगेट, मतलब अगर इजी कुछ है तो मुझे तो ईस्ट साइड में थोड़ा ज़्यादा इजी टू हिट लग रहा है। लेकिन फिर वो क्या है ना, मधुमक्खी का छट्टा है। वहाँ पे ऑलरेडी जो यूनस की गवर्नमेंट है वो रेडिकलाइज कर रही है लोगों को। ऑलरेडी एंटी भारत प्रोटेस्ट चल रहे हैं। अगर भारत ने वहाँ पे कुछ एक्शन लिया तो वो यूनस को और ज़्यादा हेल्प करेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर हमने एक्शन नहीं लिया तो वो आके हमारे पैरों में गिर जाएंगे या हमारे दोस्त बन जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला। तो रुक के कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पे, इनका इलाज तो करना पड़ेगा। अब वो इलाज कब कैसे होगा उसका मैं ऑब्जर्व करते रहूँगा। और लेकिन सिक्योरिटी सिचुएशन भारत, सी फ्रॉम अ डिप्लोमेटिक पर्सपेक्टिव इस टाइम पे थोड़ा भारत को केयरफुली मैन्यूवर होने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत लोग को ऐसा लग रहा है इस समय कि पूरी दुनिया क्या अचानक भारत का दुश्मन बन गया है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी अभी ब्रिक्स के अंदर हमने साउथ अफ्रीका और ब्राज़ील के साथ अच्छे डील्स हमने किए, कनाडा के साथ हमने किए, यूरोपियन यूनियन के साथ एफटीए चल रहा है। इट्स जस्ट दैट ये दुनिया जो है अभी मल्टीपोलर वर्ल्ड बन चुकी है। अब पहले जैसा वर्ल्ड वॉर 2 इरा की पॉलिटिक्स नहीं चलेगी कि भाई या तो तू मेरे साथ है या कि मैं उसके साथ है। ये उस लेवल का पॉलिटिक्स अभी बंद हो गया है दुनिया में। अब बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो गया है। तो कहीं ना कहीं ये भारत के हित में, एक नज़रिए से देखा जाए तो बेटर भी हो सकता है भारत के लिए, क्योंकि भारत अपना एक्शन जब लेगा तब बहुत सारे लेवर्स भी होंगे भारत को पुल करने के लिए। लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं है कि इस समय यूएस का दबदबा जो है, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने देश के हित में तो उसने काम किया है। अब वो कितना इफेक्टिव होता है वो हम देखेंगे। खैर, भारत के पर्सपेक्टिव से मैं ट्रैक करते रहूँगा ऐसे ही। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं जियो पॉलिटिक्स। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। कि उसे इतिहास में, भूगोल में रहना है कि नहीं रहना।